दोस्तों, आज के हमारे इनर वाइब्स के गेस्ट हैं डॉक्टर शीतल पंजाबी। आईवीएफ के सफर में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है? इट इज नॉट अ मैकेनिकल थिंग कि अच्छा वो आए, मैंने जैसे बताया अंडा निकाला, स्पर्म से उसको फर्टिलाइज किया, फिर बच्चा बनाया। नो, इट इज नॉट दैट इजी। फर्स्ट तो लेकिन फर्स्ट मीटिंग ओनली, लाइक इट टेक्स मोर देन 45 मिनट्स फॉर अस टू अंडरस्टैंड द होल केस। कल्चरली ऐसा है कि वाइफ को तो सारे लोग ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे और वाइफ कर भी लेगी, उसको चाहिए बच्चा, वो परेशान है तो वो ले लेगी मेडिसिन, सब कुछ करेगी। इवन इफ रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, शी वुड डू एवरीथिंग। मैं पेशेंट को और उनके सारे फैमिली मेंबर को बताती हूँ कि अगर यही चीज, ये बहन को अगर अभी गिर गए और फ्रैक्चर हुआ है तो आपकी एम्पैथी होगी साथ में, आप उसको ध्यान रखोगे, उसको आराम करने के लिए बोलोगे, डॉक्टर के पास लेके जाओगे। तो जितना वो फ्रैक्चर पैथोलॉजिकल है इतना ये मेडिकल इश्यू है। सब बाज बोलते हैं उसको, अच्छे लेकिन वो कहीं पे जा रहे हैं तो उसका मुंह नहीं देखते हैं। बेबी शावर का जो फंक्शन होता है उसमें बुलाते नहीं है। जो मैंने सुना है कि जब आईवीएफ करते हैं तो ट्विंस या वो होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन कौन कौन सी मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें पहले से अगर ध्यान दे तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर आपको आईवीएफ तक नहीं आना पड़ता, या फिर ये आईवीएफ ही लास्ट स्टेज है या नहीं है? तो ओरी अछबड़ा जैसे जो डिजीज होते हैं, ऐसा एक डिजीज है मम्स करके, जहाँ पे यहाँ पे सूजन होती है, थोड़ा सा फूल जाता है यहाँ पे। अगर उसको वो मम्स हुआ और वो मम्स के वायरस बॉडी में जाके अगर उसने उसका जो टेस्टिस उसके ऊपर इन्फेक्शन किया तो उसको बोलते हैं मम्स ऑर्काइटिस। अगर ऐसा हो गया है तो वो बच्चा जब तक 20 साल का 22 साल का नहीं होगा या शादी नहीं करेगा, जब तक वो रिपोर्ट नहीं निकालेगा तब तक तो मालूम नहीं पड़ेगा। चलने वाला है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, ये क्या होता है? कि अभी बच्चा नहीं करना है, बट बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग। तो अभी एग्स जो अभी यंग है, हेल्दी है, तब तक में हमारा हेल्दी बच्चा अभी बना के रख देते हैं और फिर हम जब भी चाहेंगे तभी हम कंसीव कर लेंगे। तो इतना ओपननेस भी है ना, हम लोग एडवांस होते जाते हैं, कंफर्ट बढ़ता जाता है, नई नई चीजें लाइक आती जाती है, तो उतना सेल के ऊपर डैमेज बढ़ता जाता है। बाकी सारे सेलों में इतनी मालूम नहीं पड़ती, पर जो गैमेट्स होते हैं, एग्स और स्पर्म्स, वो फास्ट मूविंग सेल्स है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा खराब असर होता है। तो लाइफ स्टाइल का नेगेटिव इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा। फ्रोजन फूड, प्रिजर्वेटिव, पेस्टिसाइड्स, माइक्रोप्लास्टिक्स, the X-rays, the radars, even for that matter, the 5G towers के नज़दीक में जो रहते हैं तो वो सारे radiations, the smokes, the smoking, alcohol, the environmental factors, everything together reduces fertility like anything. One of the research papers says that by 2045, आज से थोड़े साल बाद, 20 साल के बाद में शायद नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी नहीं, सबको आईवीएफ की जरूरत पड़ेगी। इतना ज्यादा फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो फीमेल्स के लिए तो बहुत सारी लिस्ट आ गई, कुछ मेल्स के लिए भी होगा क्या, कि उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? कि डॉक्टर हैज टू बी द ह्यूमन फर्स्ट एंड डॉक्टर नेक्स्ट। क्या आप जानते हैं कि मां न बन पाने की पीड़ा से ज्यादा समाज की चुप्पी और ताने एक औरत को तोड़ देते हैं? वो क्या मेडिकल कंडीशंस होती है जब कोई कपल को संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिलता है? आईवीएफ टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है? क्या पुरुष भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितनी महिलाएं? आज इनर वाइब्स के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर शीतल पंजाबी, एक ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट जिन्होंने सिर्फ मेडिसिन नहीं, एक मिशन चुना है, टू गिव लाइफ, होप एंड हैप्पीनेस। डॉक्टर शीतल पंजाबी एमडी और डीजीओ दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट है। उन्होंने आईवीएफ और क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी की एडवांस ट्रेनिंग अमेरिका के क्लीवलैंड क्लिनिक ओहायो से प्राप्त की है। शी इज फाउंडिंग डायरेक्टर एट शाश्वत आईवीएफ सेंटर। क्या आईवीएफ के दौरान बच्चा एक्सचेंज होने का चांस है? आईवीएफ एम्ब्रियो प्रिवेंशन और कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, इसका ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है? तो आज के एपिसोड में डॉक्टर शीतल पंजाबी से हम जानेंगे फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए स्पेशल टिप्स। तो पूरा एपिसोड अंत तक जरूर देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।
आपके सब्सक्रिप्शन से हम और बेहतरीन गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं विवेक सुरानी, एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। नमस्कार, मैं हूं ईशान सुरानी, एक ई कॉमर्स बिजनेस कोच, और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट इनर वाइब्स में, जहां मिलती है वो सच्ची बातें जो सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी के अनुभवों से मिलती है। दोस्तों, आज के हमारे इनर वाइब्स के गेस्ट हैं डॉक्टर शीतल पंजाबी। मैम, स्वागत है आपका। तो मैम, जब हम आपके बारे में जाने और रिसर्च कर रहे थे तो मैंने ये देखा कि आईवीएफ के बारे में आपने बहुत स्पेशलिटी हासिल की है। तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आपका आईवीएफ की तरफ का झुकाव कैसे हुआ और कैसे आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है? मैंने जब भी मेरी प्रैक्टिस की शुरुआत की 1997 में, मैंने अहमदाबाद के नज़दीक में एक छोटा सा सेंटर है खंबात, यस, वहाँ से मेरी गायनेक, मैटरनिटी एंड लेप्रोस्कोपी प्रैक्टिस की शुरुआत की। ओके। शुरुआत के टाइम में जैसे जैसे पेशेंट दिखते गए, सबको रिजल्ट आता गया, इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। पर कोई पेशेंट ऐसे थे कि जिसमें हमारी सारी मेहनत के बावजूद हमें लगता था कि यहाँ पे हम इनको चाहे कोई भी ट्रीटमेंट दे दे, इनको हम मातृत्व का रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। ऐसे ऐसे केसेस थे जिसमें दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है, लेडी की उम्र 45 से क्रॉस हो गई है, क्या उसके हस्बैंड की रिपोर्ट में ऑलमोस्ट नील या जीरो है। अब उसमें चाहे हम कोई भी ट्रीटमेंट करें, कोई भी दवाई, इंजेक्शन, कोई भी ऑपरेशन करें, वहाँ पे हमें सफलता नहीं मिल रही थी। तो सोचा कि अभी इनको, अगर हमें उनको मातृत्व देना है, उनको, उनकी फैमिली को कंप्लीट करना है, तो हम उनको क्या ऑफर कर सकते हैं। अब वो जो हम हेल्पलेस फील कर रहे थे एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, वो टाइम में ही ये नई टेक्नोलॉजी वही टाइम में एंटर हुई अपने इंडिया में, राइट। तो मालूम था कि अभी इंडिया में तो इसका अभी बहुत कम सेंटर्स है जहाँ पे इलाज होता है। यहाँ से गुजरात से लोगों को जाना पड़ रहा था बॉम्बे में और ट्रीटमेंट करना पड़ता था। तो तभी सोचा कि नहीं, अभी ये तो हमें करना है, हम इनको खाली हाथ तो घर पे नहीं भेज सकते हैं, राइट। वो पेशेंट्स जो है, वो कपल जो है, उनको भी पूरा हक है कि उनकी सारी इच्छा है लाइक फैमिली कंप्लीट करने की, उसमें हम उनको सपोर्ट करें। फिर ठान लिया कि नहीं, इसको आगे बढ़ाना है। तो वहाँ तभी इंडिया में इसकी पढ़ाई पॉसिबल नहीं थी। तो फिर हमने अप्लाई किया यूएस में, क्लीवलैंड क्लिनिक है यूएस में, वहाँ पे अप्लाई किया कि हमें इसमें आगे पढ़ाई करनी है, फेलोशिप करनी है। वहाँ पे एक्सेप्ट हो गया और बाद में फिर उसकी पढ़ाई की, और वहाँ से आने के बाद में फिर हमने ये आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू किया। और फिर हमने जिन जिन कपल को ऐसे था कि जिनको खाली हाथ था, जिनके घर में बच्चा नहीं था, और तब हम जहाँ पे हेल्पलेस फील करते थे, ये वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस की, हमने उसका प्रयोग किया, और फिर एक के बाद रिजल्ट्स आते गए, और लोगों के घर में किलकारी खुशियाँ आने लगी। तो हम फिर और आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए, एक के बाद एक और टेक्नोलॉजी लाते गए। बस अभी उस तरीके से अभी कारवां चलता गया और अभी बढ़ गए। वैसे आईवीएफ वर्ड आज पॉपुलर तो हो गया है, यानी हर किसी के दिमाग में है कि आईवीएफ से, यानी जिस कपल को, जिस जगह पर, यानी जिस व्यक्ति को संतान प्राप्ति की इच्छा है, और वो कपल आईवीएफ टेक्नोलॉजी से ऐसा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली आईवीएफ में होता क्या है? सी, आईवीएफ मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिनका यूज करके हम जिनको बच्चा चाहिए और जिनको नेचुरल वे से बच्चा नहीं हो सकता है, उनको हम बच्चा दे सके। तो क्या करते हैं, जो लेडी होती है, लेडी के बॉडी के अंदर जो अंडे बनते हैं, वो अंडे को मैच्योर अंडे बना के उनको हम पहले बाहर ले लेते हैं इंजेक्शन से। फिर जो हमारी लैब होती है, वो लैब में वो अंडे को क्लीन करके, एक अंडे के अंदर लेडी के हस्बैंड के जो शुक्राणु होते हैं, उसको एक अंडा और एक शुक्राणु, उसको बाहर ही इंजेक्शन से एक दूसरे को मिलाते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। फिर 5 दिन के लिए वो जो गर्भ बना है उसको बड़ा करते हैं। 5 दिन के बाद में वो गर्भ को कंपलसरी यूट्रस की जरूरत पड़ती है आज की टेक्निक के हिसाब से। तो 5 दिन में जब वो गर्भ बड़ा होता है, उसको फिर बाद में वो ही मदर जो जो लेडी है, उसके यूट्रस के अंदर, उसकी गर्भाशय के अंदर उसका प्रत्यारोपण करते हैं। फिर वो आगे बढ़े उसके लिए उसको
वो जो गर्भ है उसको पोषण देने की मेडिसिन, इंजेक्शन, ये सारा शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद में फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे होता है, 9 महीने तक वो बच्चा अंदर पलता है थैली में, और 9वें महीने के बाद में जैसे नॉर्मल डिलीवरी या ऑपरेशन से डिलीवरी, वो जिस तरीके से पेशेंट है ऐसे ज़रूरत पड़ती है। तो ये है IVF। राइट, यानी एक हफ्ते तक जो बाहर लैब के अंदर जो एक गर्भ पला वो वापस से अपनी माँ के पेट में पहुंच जाएगा, और वहां से आने वाले समय में 9 महीने के बाद एक कुदरती तौर पे बच्चा जन्म लेता है। ये मोटा मोटी है IVF। राइट। सो अभी जैसे मैं आपका इंट्रोडक्शन भी देख रहा था, तो आपने गोल्ड मेडल हासिल किए हुए हैं, आप MD में भी और DGO में भी, साथ में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर आप एक्टिव मेंबर हैं, और इतना सारा सब कुछ मैनेज करती है, हॉस्पिटल चलाती हैं, फैमिली मैनेज करती हैं, 2 बच्चे भी हैं। ये सारा यानी हर जगह पे कहीं ना कहीं कमिटमेंट लगता है, तो वो सारा कुछ कैसे मैनेज करते हो? उसके लिए पहले तो मैं अपने आप को लकी समझती हूँ। राइट। मैं लेकिन मेरी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं, तो उसकी वजह से मेरे लिए बहुत ईजी है, फर्स्ट। सेकेंड, बिकॉज मैं मेरे हस्बैंड के साथ में प्रैक्टिस करती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि एक हाथ मेरा काम कर रहा है, एक हाथ उनका काम कर रहा है, और हम काम कर सकते हैं तो साथ में मिलके कर रहे हैं, तो काम डिवाइड भी हो जाता है। तो ये सेकेंड चीज़ है। सेम वे घर का हमें जो संभालना है, तो उसमें भी मेरे हस्बैंड हर चीज़ में मुझे साथ देते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ईजी हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो घर के और हमारी जो हॉस्पिटल है और जो बाकी फील्ड पे भी है, तो लाइक वी आर सो लकी कि हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम मेंबर्स मिले हैं। तो हम वो राइट मेंबर को चुन के राइट टास्क उनको डेलीगेट करते हैं, तो वो डेलीगेशन की वजह से, बिग टीम की वजह से, एफिशिएंट टीम की वजह से हमारा काम सही से हो रहा है। और साथ में जैसे आपने अभी बोला कि मैंने MBA किया हुआ है, तो उसकी वजह से लाइक सारी प्रोसेस को मैनेज करना है, जो चीज़ AI से कर सकते हैं वो करना है, यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर है ये करना है, तो वो सारी रिपोर्टिंग सिस्टम है, वो पूरा हम ऑटोमेशन कर दिया है, तो उसकी वजह से हमारे लिए सब काम करना बहुत ईजी हो गया है। तो लकी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ पार्टनर है, बच्चे भी बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, टीम बहुत ही बढ़िया और एफिशिएंट है, और साथ में ये सब ऑटोमेशन है, तो उसकी वजह से लाइक यानी जो जीना है वो जी सकते हैं। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि आपने सारी चीजों को राइट जगह पे, राइट लोग, राइट जगह पे, राइट चीजें, सब कुछ मैनेज किया हुआ है ना, एवरीथिंग एट इट्स प्लेस, और सारे लोग भी जो है वो फुल्ली कमिटेड हैं, और आपकी एक शानदार टीम है जो आपकी लाइफ को आसान बना रही है। और साथ में दिक्कतें आती है ऐसा नहीं है कि नहीं आती, क्योंकि हम जैसे जैसे एक्सपांड करते जाते हैं, तो उसके लिए हमें वो टीम को डेवलप करना है, टीम में नए लोगों को हायर करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, सब करना पड़ता है, तो डे टू डे वो काम करना ही है। राइट। और आता है लाइक कोई प्रॉब्लमेटिक टीम मेंबर आ भी जाता है, तो लाइक उसको फायर करना है, सब कुछ करना पड़ता है, जैसे नॉर्मल लाइफ होती है। बिल्कुल। सो आपने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझाई, लेकिन जब IVF की बात करते हैं ना, तो IVF सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं रहा अब। मैं ऐसा समझता हूँ कि IVF एक उम्मीद भी है, कि जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो एक उम्मीद के साथ आते हैं कि अगर मैं IVF सेंटर जा रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, तो मुझे वो मिल जाएगा। लेकिन एक डॉक्टर के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस होना कितना ज़रूरी है, क्लिनिकल चीज़ें जानने के साथ साथ? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सी बेसिकली हमारे पास में जब कोई IVF के लिए आता है, तो उन्होंने सब कुछ किया होता है, लाइक सारी ट्रीटमेंट की होती है, लाइक बेसिक ट्रीटमेंट की होती है, सारे रिपोर्ट की होती है, 8-10-15 फाइल होती है, 10 साल से सब कुछ हुआ किया होता है, सब किया होता है। 10 साल तो ऑलमोस्ट हो गए होते हैं शादी को, बिल्कुल वो लोग इतने परेशान होते हैं, रोते हैं, लाइक इतना ग्लूमी होते हैं, उनको लगता है कि अभी मेरा कुछ होगा ही नहीं, ऐसे होते हैं। अब वो टाइम में पहले उनको शांति से सुनना है, तो उसके लिए हमारे लेकिन हमें नॉन जजमेंटल होके उनको पहले सुनना है, उनकी सारी फाइल्स देखनी है, हमें समझना है कि ये जो तकलीफ लेके आए हैं, वो तकलीफ में से वो चाहे कुछ भी करो, हमें इसमें रास्ता चाहिए, ये उनको चाहिए, तो वहाँ पे हमें एम्पैथी चाहिए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के सिवा तो वो हो ही नहीं सकता है, राइट। इट इज़ नॉट अ मैकेनिकल थिंग कि अच्छा वो आए, मैंने जैसे बताया अंडा निकाला, स्पर्म से उसको फर्टिलाइज किया, फिर बच्चा बनाया, नो, इट इज़ नॉट दैट ईजी।
first तो लेकिन in first meeting only, like it takes more than 45 minutes for us to understand the whole case. Yes. Right. तो वो चाहिए. फिर मैक्सिमम लोगों में अपना कल्चरली ऐसा है कि लोग ना ब्लेम करते होते हैं एक दूसरे को. वाइफ बोलती है हस्बैंड का रिपोर्ट सही नहीं है, हस्बैंड बोलते हैं वाइफ का ऐसा है. फिर वो बीच में लाइक बाकी फैमिली मेंबर्स आते हैं, इन लॉज आते हैं. तो लाइक वहाँ पे ऑफिस में हमारे सामने ही वो लोग एक दूसरे के साथ में झगड़ा करते होते हैं. तो वहाँ पे भी हमें न्यूट्रली सबको सुनना है पहले तो, कि देखो प्रॉब्लम उनको वापस से लाना पड़ता है कि प्रॉब्लम यहाँ पे है. दिस इज अ मेडिकल प्रॉब्लम, वी शुड नॉट बी प्लेइंग अ ब्लेम गेम. और ये साइंस का हेल्प लेके ये मेडिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं. और आप जो लेने के लिए आए हो, वो बच्चा लेके आप जाने वाले हो, तो वो जगह पे भी हमारा एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए. ह्यूमन हमारा लाइक जो ह्यूमन बिहेवियर, लिसनिंग, वो सब हमें चाहिए. कि हम वो सांस है और ये बहू है ये सब जज ना करें और एक्चुअली उनको ट्रीट करें. फिर ये ट्रीटमेंट में 15 दिन तक रोज इंजेक्शन लेना होता है. फिर उनको लाइक लेडी को एनेस्थेशिया दे के उसके बॉडी में से उसके एग्स निकालने. अब उसमें उनका कॉम्प्लायंस चाहिए. रोज का रोज आना, रोज का रोज इंजेक्शन लेना, बीच बीच में सोनोग्राफी करना, बीच बीच में ब्लड रिपोर्ट करना. तो लाइक लॉट ऑफ कॉम्प्लायंस इज रिक्वायर्ड. राइट, इट इज नॉट इजी. और अगर कोई गांव में रहता है तो गांव से रोज शहर तक आना है, तो उसके लिए किसी को साथ में लेके आना है, वो ट्रैवल करना है, वो सब चीजें होती है. कोई लेडी शहर में रहती है तो शहर में अगर वो अपना काम कर रही है तो अपनी जॉब से या अपने काम से परमिशन लेके उसको हॉस्पिटल तक पहुंचना है. राइट. तो ये सब के लिए भी उनको दौड़ा दौड़ी होती है. तो वो स्ट्रेस होता है. तो फिजिकल स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, इमोशनल स्ट्रेस तो ऑलरेडी होता है, सोशल स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा होता है. तो अब ये चीज में अगर हम लोग जजमेंटल होते हैं तो उनको सही से हम सपोर्ट नहीं दे सकते. तो उसके लिए हमारी साइड से उनको नॉट ओनली डॉक्टर बट सही में एक काउंसलर भी चाहिए. हमें मम्मी का रोल भी प्ले करना पड़ता है, फ्रेंड का रोल भी प्ले करना पड़ता है, बच्चे का रोल भी प्ले करना पड़ता है. लाइक नॉट ओनली डॉक्टर, लॉट ऑफ थिंग्स वी आर सपोज्ड टू डू. तो वो एक चीज करनी पड़ती है. देन कई बार ऐसे होता है कि हस्बैंड की रिपोर्ट बहुत खराब होती है. अब जब उनको ये हमें बोलना है, देखो अपना कल्चरली ऐसा है कि वाइफ को तो सारे लोग ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे और वाइफ कर भी लेगी, उसको चाहिए बच्चा, वो परेशान है तो वो ले लेगी मेडिसिन, सब कुछ करेगी. इवन इफ हर रिपोर्ट्स आर नॉर्मल शी वुड डू एवरीथिंग. पर जब हस्बैंड को हमें वो बात बोलनी है, that hurts. Yes, तो उसको हर्ट होता है. पहले तो डिनायल आता है, मेरे रिपोर्ट तो सब सही है, मुझे कैसे हो सकता है, मेरा सब कुछ सही है, मैं फिट हूँ, कई बार माचो मैन हूँ, ये वो, मेरी कोई मैं कोई दारू नहीं पीता, ये नहीं करता, वो नहीं करता. तो डिनायल आता है. अब उनके पास से फर्स्ट रिपोर्ट करवाने के लिए भी हमारा एक लाइक अप्रोच ऐसा होना चाहिए जिसमें सही में इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है. राइट. तो ये सारे जितने एरियाज है वो देखने के बाद में वन मोर थिंग इज फियर. क्योंकि चाहे साइंस कितना भी आगे क्यों ना बढ़े, अभी पर अटेम्प्ट 60 to 70% सक्सेस रेट है. चाहे वर्ल्ड का कोई भी बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी ले लो तो भी. तो वापिस से जब पॉजिटिव आया रिपोर्ट तब तो सब कुछ बढ़िया है. बट जो लोग ऐसे हैं कि जिनको इन स्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स, व्हेन दे डू नॉट गेट रिजल्ट, तब सामने आके जब भी बैठते हैं और फिर डेफिनेटली आज रोना आता है, दुखी होते हैं. तो तभी उनको डॉक्टर नहीं चाहिए, कोई अच्छे से सुनने वाला चाहिए. तो तभी भी हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है. राइट. तो दिस इज अ सही क्वेश्चन कि डॉक्टर हैज टू बी ह्यूमन फर्स्ट एंड डॉक्टर नेक्स्ट. ऐसे बहुत अच्छे से आपने बताया कि ये जो इशू और पूरी यानी आपने सीरीज बताई कि पहले ऐसा होता है, फिर ये प्रॉब्लम, और हमारा कल्चर इन इंडिया स्पेशली अगर हम कहें तो एक प्रेशर जबरदस्त क्रिएट करता है, और स्पेशली ऑन फीमेल्स. वो बहुत ही ट्रिमेंडस मेंटल ट्रोमा में रहती है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो यानी मैं ही कल्प्रिट हूँ, मेरी वजह से ही हो रहा है, और दूसरे भी यही कहते हैं कि इसकी वजह से हो रहा है, और सब लोग स्टैम्प करते हैं. यानी वो क्वेश्चन ही नहीं है, इट इज ऑब्वियस कि वही उसी का प्रॉब्लम है, उसी का ही प्रॉब्लम. और फिर रादर देन कंसीडरिंग कि ये मेडिकल इशू है, उसको सोशल इशू बनाते हैं. मैं पेशेंट को और उनके सारे फैमिली मेंबर को बताती हूँ कि अगर यही चीज़ ये बहन को अगर अभी गिर गए और फ्रैक्चर हुआ है तो आपकी एम्पैथी होगी साथ में, आप उसको ध्यान रखोगे, उसको आराम करने के लिए बोलोगे, डॉक्टर के पास लेके जाओगे.
तो जितना वो फ्रैक्चर पैथोलॉजिकल है इतना ये मेडिकल इश्यू है। इसमें आप लाइक फिंगर पॉइंटिंग करके उसको ब्लेम करोगे तो उसको जो इमोशनल डिस्ट्रेस आएगा उससे रिजल्ट कम होगा। यस, राइट, बराबर। तो वो कहना पड़ता है हमें कि ये चीज मेडिकल इलनेस है, उसको खुद को कोई लेडी को वो लेके आबेल मुझे मां नहीं करना है कि हाँ चलो मैं अभी लाइक सब बाज बोलते हैं, उसको अच्छे लाइक कहीं पे जा रहे हैं तो उसका मुंह नहीं देखते हैं, बेबी शावर का जो फंक्शन होता है उसमें बुलाते नहीं है। जबकि वो अभी 50% कपल्स ऐसे हैं कि जिसमें व्हेन वी आर गिविंग ट्रीटमेंट इट इज फॉर द मेल फैक्टर, वी आर गिविंग ट्रीटमेंट, द फीमेल इज एब्सोल्युटली फाइन एंड नॉर्मल। विथ दैट वो फीमेल को कोई अपना बच्चा खेलने नहीं देते हैं, बेबी शावर में बुलाते नहीं है। अब उसको क्या होगा? इतना रिजेक्शन, सोशल रिजेक्शन इतना ज्यादा होता है लेडी को ही, और उसका हस्बैंड उसके खुद के रिपोर्ट 0 होने के बावजूद वो उसको ताना देता है कि अब इस बार तेरा बच्चा नहीं हुआ ना, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। अब सोचो, राइट, दूसरी नहीं वो बंदा 5वीं शादी करेगा ना तो भी बच्चा नहीं होने वाला है। पर ये हाल है, तो इसकी वजह से हमें तो लाइक ऑल द टाइम यहाँ सर पे ना बर्फ रख के पहले समझना है और जज नहीं करना है कि हस्बैंड ये बोला वाइफ ये बोली। नहीं, हमारे सामने 2 लाइफ बैठी है और उनको उनकी लाइफ कंप्लीट करने के लिए एक और लाइफ चाहिए, उनका बच्चा चाहिए, हमें तो वहां ही खड़े रहना है। बराबर है। तो इसके लिए तो इमोशनल इंटेलिजेंस कंपलसरी है। बहुत ही टफ जॉब है और मैं समझ सकता हूँ जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि घर पे जितना भी वो कल्चरल डिस्टरबेंस और सारी चीजें चल रही है वो सारा फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपके क्लिनिक में आके आपके सामने ही सब निकलता होगा, है ना। और वो बहुत ही टफ रहता होगा जब हस्बैंड को भी समझाना है, वाइफ को भी समझाना है और साथ में सास ससुर और सब लोग आए हैं सबका बैलेंस लेके चलना है, राइट। तो आप जो काम कर रहे हो मुझे लगता है कि सैल्यूट टू यू, जबरदस्त है, बहुत ही शानदार है। और अगला क्वेश्चन में जो है वो मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि भी IVF जो है वो क्या है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी सुनी और मुझे समझ में आया कि ये प्योर साइंस है, इस तरीके से ये वर्क करता है। जैसे साइंस में होता है ना 1 + 1 = 2, मैथ्स में होता है, साइंस में होता है। लेकिन IVF को लेके आज जो कल्चर में या समाज के अंदर बहुत सारे मिथ्स है, यानी लोग सोचते हैं कि भी ऐसा तो हो ही जाता है, ये जैसे कि जादू होता है, बराबर। तो आपके हिसाब से आज नॉर्मली पाए जाने वाले मिथ्स कौन से हैं? एक मोस्ट कॉमन मिथ ये है कि IVF एक बार किया मतलब 100% पहली बार में हो जाना चाहिए। अच्छा, तो वो एक पॉसिबल नहीं है, यानी 1 शॉट गेम होना ये एक मिथ है। ये मिथ है। साइंस इतना भी आगे बढ़ गया है, इतना मतलब crores of dollars are being invested right for the research, but still वो रिजल्ट तो हाईएस्ट 60 to 70% पर अटेम्प्ट है। तो मतलब वो एक तो एक्सेप्ट करना होता है कि जिनका हो गया, जैसे हम 100 कपल का हमने काम किया तो लाइक कोई बार 50 का काम हुआ, कि कोई बार 80 का हुआ, कोई बार 90 का हुआ, कोई बार 30 का भी हुआ। तो ऑन एन एवरेज निकलता है इतना। तो जिनके लिए फर्स्ट टाइम में हो गया उनके लिए 100% है, बट आउट ऑफ 100 कपल्स वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ऑल 100 विल कंसीव दिस टाइम ओनली। तो ये एक फर्स्ट मिथ है। सेकेंड मिथ, लोग आते हैं हमारे पास में, वो बोलते हैं कि मैडम आप IVF करते हैं तो आपको मालूम है कि लड़का होगा कि लड़की। ये दूसरा मिथ है जो हमारे हाथ में है ही नहीं। जैसे हमारा स्किन सेल है, सेल को देख के, या फिर इवन फॉर दैट मैटर अगर हम हाथ को थोड़ा बहुत आगे पीछे, बट हाथ को देख के भी बोल नहीं सकते 100% ये मेल का हाथ है फीमेल का हाथ है। तो इट्स लाइक वो एम्ब्रियो को देख के कोई नहीं बोल सकता है, उसका जेनेटिक टेस्टिंग करना पड़ता है, बट देख के कोई नहीं बोल सकता है कि ये मेल एम्ब्रियो के फीमेल। तो ये एक बात मीट है। तीसरा, जब कपल हमारे पास में आते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि IVF किया ना मतलब किसी और का बच्चा होगा। हाँ, कि मेरा बच्चा तो होगा ही नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। जो मेनोपॉज के बाद की फीमेल है, 45 क्रॉस हो गया है, अब उनका ऑब्वियस है उनकी ओवरी में से एग्स बनने बंद हो गए हैं, तो उनको हमें बोल के साइन लेके लॉ के हिसाब से किसी और लेडी का एग लेके हम प्रेगनेंसी लाइक उनको प्लान करके देते हैं। बेरिंग दोज पेशेंट्स, या आपने विकी डोनर में देखा होगा कि अगर 0 स्पर्म है तो उनका लाइक साइन लेके ऑफिशियली जो सीमेंट बैंक है वहां से स्पर्म्स लाके बाद में अगर किया है, बट देन दे आर अवेयर कि ये जेनेटिक मटेरियल
हम बैंक में से ले लाए रहे हैं। हैं, हाँ। बाकी सब में जब भी हमने बोला है कि ये आपका बच्चा है, मतलब उनका ही बच्चा होता है, Yes. किसी और का नहीं होता। और हम दावे के साथ में सबको बोल के बेचते हैं घर पे कि ये बच्चा 50 साल का होगा ना, तभी भी आप उसका डीएनए टेस्टिंग करके प्रूव कर सकते हो कि ये आप दोनों का ही डीएनए है। तो ये एक मीथ के लिए हमें स्पेशली बोलना पड़ता है। भी है उसके ऊपर, हाँ, उसके ऊपर सीमन मिक्स हो गया, तो वो नहीं होता। वो बार कोड पूरी सिस्टम होती है, अच्छे से मैचिंग करते हैं, कपल का पूरा लाइक सब डेटा होता है, वो चेक करते हैं, मैच करते हैं। इवन बिफोर वी डू द प्रोसेस उसके विटनेस सिस्टम होती है, साथ में हमारे जो साइंटिस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं उनमें भी वो कोडिंग और मैचिंग सिस्टम होती है कि ये वाइफ का और ये हस्बैंड है। और वो ऐसे ही बच्चा बनता है। और एम्ब्रियो को यूट्रस में जब भी रखते हैं तभी भी पूरी सिस्टम से वो चेक होता है, हाँ, कि ये बहन है, ये उनके हस्बैंड का नाम है, और ये दोनों का ये एम्ब्रियो, और अभी ये बहन उनके ही यूट्रस में ये बच्चे को हम प्लांट कर रहे हैं, हाँ, प्रत्यारोपण कर रहे हैं, राइट। तो ये सब चेक होता है। देयर वॉज अ टाइम कि जब ये सारी इतनी एडवांस सिस्टम नहीं थी तो शायद तभी गिल्टी होती थी, और हुई है। ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, या होती थी। बट अगर लाइक यू नो सेंटर अच्छा है, टीम अच्छी है, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए पूरा ठीक से ध्यान रखते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड और कस्टमाइज्ड अप्रोच है, तो उसमें ये होने के चांसेस नियरली जीरो है नाउअडेज। हाँ, पहले हुआ है। हाँ, कि लाइक यू नो कोई एक ऐसा कपल है जो वाइट कपल है, यूरोपियन कपल है, और उनको निग्रो बच्चा आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, बट नाउ द चांसेस आर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो ये एक उम्मीद के लिए भी हम सबको बोल सकते हैं कि ये ऐसा नहीं होता, आज नहीं होता। हाँ, ऐसे। तो these are few of the important एक मिथ ऐसा भी है जो मैंने सुना है कि जब आईवीएफ करते हैं तो ट्विंस या वो होने के चांसेस ज्यादा है। उसमें सही में ऐसा है। अच्छा, वो मिथ नहीं है, बट ऐसा है कि लाइक यू नो टू गेट द रिजल्ट in our country we are transferring 2 embryos. Okay. 2 top quality embryos are transferred inside the uterus. तो उसमें हर 4 प्रेगनेंसी में एक प्रेगनेंसी में मतलब 25% चांस है कि ट्विंस आ सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपने पहले से ही अपना जो रिजल्ट है वो बढ़ाने के लिए, हाँ, दो चांस लेने के लिए, क्योंकि एक एम्ब्रियो रखते हैं तो पर एम्ब्रियो ट्रांसफर सक्सेस इज अराउंड 49 to 50%। वाइल अगर 2 एम्ब्रियो को हमने यूट्रस में इम्प्लांट किया है, हाँ, तो देयर आर 70% प्लस सक्सेस रेट। तो ऑब्वियसली एवरीबडी वुड वांट कि हाँ चलो हो जाए। नाउ यूरोपियन कंट्रीज में बिकॉज आईवीएफ में गवर्नमेंट पे करती है। अच्छा, या देयर आर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, और जर्मनी में और वो सब में तो 6 आईवीएफ तक गवर्नमेंट पे करती है, या थोड़ा बहुत कोपे होता है लेकिन उनका जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस सिस्टम से, बट वहाँ पे कंपलसरी ऐसा है कि एक ही एम्ब्रियो रखना है। ओके, हाँ, तो वहाँ पे एक एम्ब्रियो रखा, बट देन दे आर अवेयर कि इसमें इतना ही सक्सेस होगा, और चांसेस है हमारे पास हाँ, करने के। तो वहाँ पे ट्विंस के चांस कम है क्योंकि एक ही एम्ब्रियो रखा है। बट वहाँ पे वो लोग 6 आईवीएफ तक गवर्नमेंट फंड करती है। राइट। अपने कंट्री में तो पेशेंट को खुद के पॉकेट से पैसा देना है। अब पहली ही बार में उनको 100% रिजल्ट चाहिए, बराबर, राइट। अब तभी अगर हम वो 49-50% में जाएंगे, एक ही एम्ब्रियो को रखेंगे, हाँ, तो उनके सक्सेस रेट कम हो जाएंगे। दूसरा, अगर वो एम्ब्रियो सब कुछ सही होने के बावजूद जो नेचुरली चांस है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है उसमें जो अबॉर्शन के थोड़े जो चांस होते हैं, अगर वो हो गया, हाँ, तो उनको पूरे महीने का बच्चा आने के चांसेस थोड़े और कम हो जाते हैं। तो उसकी वजह से अपने देश में हम लोग 2 एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए हर 4 प्रेगनेंसी में से एक में ट्विंस होने के चांसेस है। वो रियलिटी है। राइट, यानी ऐसा कह सकते हैं कि भी ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है तो अभी एक की जगह पे 2 का फल भी मिल जाता है। एक ही बारी में एक ही खर्चे में उनको तो हम 2 हमारे 2 हो जाता है। उसका एक्स्ट्रा नहीं लेते। अभी ये मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम देखते हैं कि कपल्स जो है वो आईवीएफ को एक लास्ट स्टेज ऑप्शन के तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन कौन कौन सी मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें पहले से अगर ध्यान दे तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर आपको आईवीएफ तक नहीं आना पड़ता, या फिर ये आईवीएफ ही लास्ट स्टेज है या नहीं है? बहुत सारे क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन, एक एक करके सारे देखते हैं। देखो, पहला ऐसा है कि आईवीएफ इज द लास्ट रिसोर्ट। ओके,
वो कल्चरली और सोशली एक्सेप्टेड है कि कैसे, तो पेशेंट जब सब कुछ कर देते हैं ना, लाइक कपल, रादर आई वुड नॉट से पेशेंट, जो कपल सब कुछ कर देता है, अब कुछ बाकी नहीं रहा, तब जाके वो आईवीएफ के लिए जाते हैं एज अ लास्ट रिसोर्ट। तब तक सब कुछ कर लेंगे, ये पति वो पति, दिस दैट, वो गुरु, ये मंदिर, ये बुआ, सब कुछ। तो पेशेंट पर व्यू से देखे, हाँ, तो वो लोग लास्ट रिसोर्ट से देखते हैं। बट देयर आर 2-3 कंडीशंस जिसपे पहले ही दिन शादी हुई है वही दिन उनको आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर फीमेल की दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो वो लास्ट रिसोर्ट करे, फर्स्ट रिसोर्ट करे, उनको तो आईवीएफ की जरूरत है ही है। अपने देश में इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, राइट, और इनफैक्ट ऑल डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ पे हाइजीनिक जो इश्यूज है, देन इन्फेक्शन को बहुत सही से ट्रीट नहीं करते हैं, या हाफ वे ट्रीट करते हैं, या सिम्टम्स हो गए खत्म तो फिर वो पूरी ट्रीटमेंट नहीं करते, तो डिजीज अंदर का अंदर रहता है, एक्टिव रहता है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में इन्फेक्शन वेरी वेरी कॉमन, फैलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन। दूसरा अपने देश में ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिसमें डे 1 में भी टीबी की वजह से अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है तो वो ट्यूब लेडी को प्रेगनेंसी नहीं दे सकती है। तो इवन 25 साल की लड़की है, इवन 22 साल की भी लड़की है, पर अगर उसकी टीबी या कोई इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब ब्लॉक है तो उनको तो पहले दिन से ही आईवीएफ करना पड़ता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का काम है वही बेसिकली आईवीएफ में होता है, राइट। सो वो एक फर्स्ट थिंग। सेकंड, देयर आर सर्टेन गर्ल्स हु आर बोर्न विदाउट यूट्रस, ओके, या वो जेनेटिक डिफेक्ट, हाँ, अब उनको यूट्रस ही नहीं है बाय बर्थ, हाँ, तो फिर उनको क्लियर है कि उनको अगर उनका जेनेटिक मटेरियल से बच्चा चाहिए तो किसी और के यूट्रस में वो बच्चा पलेगा। तो उनके लिए देयर इज अ लाइक इंडिकेशन, स्ट्रॉन्ग सोशल, मालूम ही है कि इनको तो आईवीएफ से ही बच्चा होगा, सरोगेट से बच्चा होगा। तो ये दूसरी चीज है। तीसरा, किसी को बड़ी बड़ी गठान हुई है जैसे छोटी उम्र में, और वो गठान जब भी निकाली है तो उसके साथ साथ में वो पूरा लाइक ओवरी पूरा निकाल देना पड़ा है या ऐसा कुछ है, तो इन दैट केस उनको, वो लेडी कभी खुद का एग्स बना ही नहीं सकती है, तो उनको भी पहले ही आईवीएफ करना पड़ता है। अगर उसको बच्चा चाहिए हाँ तो उसको करना पड़ता है। तो ये थर्ड, और ऐसी बहुत सारी गठाने होती है कि जिसमें पेट के अंदर की लाइक बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की ओवरी की सीस्ट और ये होता है। कई लोगों को यंग एज में ओवरी का कैंसर हो गया होता है, तो उनके लिए भी फिर बाद में अगर वो ओवरी निकाल दी है और उनको बच्चा चाहिए तो कोई ना कोई आईवीएफ की ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। एक और जो इंडिकेशन है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया, मतलब कि एक ऐसी गर्ल कि उसको कभी भी, चाहे कोई भी उसकी एज है, पर जो 12 से 15 की एज में उसको लाइक नॉर्मल मेंसेस शुरू होता है, ये प्रोसेस ही शुरू नहीं हुई है। अच्छा। मतलब 22 साल की हो गई या 25 साल की हो गई, 27 साल की हो गई, उसका पीरियड ही नहीं आया। शरीर के अंदर यूट्रस है पर पीरियड नहीं आया, बट यूट्रस एक्टिव है और पीरियड नहीं आया, उसके लिए ओवरी का और ब्रेन में से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसका पूरा जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है कि जिसमें देयर आर सर्टेन जेनेटिक डिजीजेस, अगर वो सारे इश्यूज हैं कि जिसमें वो ओवरी काम नहीं कर रही है, उसको ओवरियन फेल्योर बोलते हैं, तो उनको भी डे 1 से मालूम है कि उनको आईवीएफ ही करना पड़ेगा। तो ये सारे हो गए फीमेल फैक्टर्स। मेल में भी देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, और जिसमें एक तो मैं खास बोलना चाहूंगी, वो ऐसा है कि जब बच्चा छोटा होता है, मेल बच्चे की बात करूं, तो ओरी अछबड़ा जैसे जो डिजीज होते हैं, ऐसा एक डिजीज है मम्स करके, जहाँ पे यहाँ पे सूजन होती है, थोड़ा सा फूल जाता है यहाँ पे। अब अपने देश में ऐसा है कि वो अगर मम्स हुआ तो उनको ऐसे सोच के चलते हैं कि ये थोड़ा छोटा मोटा कोई नजर लगी है, ये वो ऐसे करके, वैसे वो वायरल सेल्फ लिमिटिंग भी होता है, पर वो सही से वो बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए नहीं गए होते हैं। अब वो टाइम में छोटा बच्चा होता है, 4th स्टैंडर्ड का, 5th स्टैंडर्ड का, इवन छोटा, अगर उसको वो मम्स हुआ और वो मम्स के वायरस बॉडी में जाके अगर उसने उसका जो टेस्टिस उसके ऊपर इन्फेक्शन किया तो उसको बोलते हैं मम्स ऑर्काइटिस। अगर ऐसा हो गया है तो वो बच्चा जब तक 20 साल का 22 साल का नहीं होगा या शादी नहीं करेगा, जब तक वो रिपोर्ट नहीं निकालेगा तब तक तो मालूम नहीं पड़ेगा, चलने वाला है, कोई तरीके से पता नहीं चलता। जब वो फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाता है और वो सीमेन एग्जामिनेशन करवाता है तब मालूम पड़ता है कि 0 स्पर्म है रिपोर्ट में। हाँ, तब मालूम पड़ता है कि अच्छा इसको अभी खुद का अगर बच्चा करना है तो थरली इन्वेस्टिगेट करके आईवीएफ करना पड़ेगा। सेम ऐसे अगेन ट्यूबरकुलोसिस अगर हुआ है और जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस हुआ,
बच्चा चाहे कोई भी एज का है, पर वो मेल को अगर जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस होके उसकी जो गोली बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं, दोनों टेस्टिस फेलियर हो गया है, सीरोस्पर्म होते हैं, नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती। उसमें भी अगर वो उसमें थोड़े स्पर्म्स है, प्रोडक्शन यूनिट थोड़े है, एक्टिव है, तो ही उसमें से इंजेक्शन से लेके उसका खुद का बच्चा दे सकते हैं, अदरवाइज डोनर स्पर्म लेना पड़ता है। तो ये एब्सोल्यूट रीजन है कि जिसने आईवीएफ करना ही पड़ता है। बाकी जो हार्मोनल प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स है या पीसीओडी है या फाइब्रॉइड है या एंडोमेट्रियोसिस है या चॉकलेट सिस्ट है या थोड़ा बहुत माइल्ड और मॉडरेट मेल फैक्टर है, तो वो सब में पहले थोड़ी बहुत मेडिसिन दे दो, ये वो करो, उससे बहुत सारे लोगों में हो जाता है प्रेगनेंसी। एक IUI जो मीड वाली टेक्नोलॉजी है कि जिसमें IVF से आधा काम करना है पर सक्सेस बहुत अच्छा है, वो उससे भी काम हो जाता है। तो छोटे मोटे सारे प्रॉब्लम है तो इससे हो जाता है। बट ये जो मैंने पहले लिस्ट बताया उसमें कंफर्म वो IVF एज अ फर्स्ट रिसोर्ट भी करना पड़ता है। यानी उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है, उसको जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। और 20 की उम्र है और शादी की है तो भी करना पड़ता है, या 40 की उम्र है शादी की है तो भी करना पड़ता है। राइट, वेरी गुड। सो बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन थी ये कि अगर ये कंडीशंस हैं, मेडिकल कंडीशंस हैं, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप कितना भी इंतज़ार कर लो, आपके लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, IVF में जाना ही जाना है। अभी जब मैं आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह चेक कर रहा था और आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो एक टर्म मुझे थोड़ा सा एकदम क्यूरियोसिटी वाला लगा, और वो था कि कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी। तो ये थोड़ा सा वैसे मेरे लिए क्यूरियस है कि भाई कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी ये क्या होता है और किन महिलाओं को ये हेल्पफुल होता है, और ये क्या कंडीशंस हैं जहाँ पर ये ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं? सी बेसिकली कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। एक है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी और दूसरी है फंक्शनल कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। कॉस्मेटिक मतलब बाय डेफिनेशन कोई चीज़ को थोड़ा एस्थेटिकली सही बनाओ, देखने से सही बनाओ, खूबसूरत बनाओ। हाँ, खूबसूरत इज राइट वर्ड। या तो स्किन के लिए फीमेल जैसे ध्यान रखती है, हेयर के लिए ध्यान रखती है, ऐसे ही फीमेल को अपने आप को अगर अपने लाइफ पार्टनर के सामने, सेक्स पार्टनर के सामने उसको अगर ज़्यादा अपीलिंग और खूबसूरत दिखना है तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स अवेलेबल विच वी कैन हेल्प देम आउट। शुरुआत ऐसे हुई कि देयर आर फ्यू गर्ल्स कि जिनको पीरियड्स नहीं आता है बट अंदर पीरियड्स बन रहा होता है। तो उनको जो नीचे का जो रास्ता है उसको उसके ऊपर का पर्दा खोल के देते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग इन कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। सेम वे अगर कोई फीमेल ऐसी है कि जिसको डिलीवरी हो गई है और अभी डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी जब भी होती है तो जो स्ट्रेचेबल ऑर्गन की वजह से थोड़ा ज्यादा लैक्स हो गया है, तो उसको वापस से ओरिजिनल जो टाइट करके उसको ओरिजिनल जो प्री डिलीवरी का जो होता था ऐसे, तो वो कर सकते हैं। तीसरा, डिलीवरी के बाद में कि कोई फीमेल ऐसी होती है कि जिनका नीचे लैक्स हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा खड़े हो जाए या थोड़ी खांसी कर ले तो भी यूरिन पास हो जाता है, जिसको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। अब एकदम शुरुआत का टाइम होता है तो उसका एक लेजर अवेलेबल है जो कॉस्मेटिक गायनेक का, तो उससे फिर वो सर्जरी के बिना वो यूरिन का पूरा टाइट कंट्रोल और सही हो जाता है। तो ये होता है। लेट एज में 40 के बाद में अगर किसी को डायबिटीज है और उसकी वजह से बार बार यूरिन का और जो योनि मार्ग का इन्फेक्शन होता है और वो जाता ही नहीं है, तो उनको ये कॉस्मेटिक गायनेक लेजर का हेल्प लेके वो उसकी जो अंदर की जो म्यूकोजा होती है उसको मजबूत बना के देते हैं, तो बाद में वो बार बार इन्फेक्शन होना उसका चला जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ये कॉस्मेटिक गायनेक में करके देते हैं। एंड देयर आर फ्यू फीमेल्स नॉट इन आवर कंट्री बट UAE में 1-2 कम्युनिटी ऐसी है कि जिसमें शादी के दिन चेक किया जाता है कि यस वेदर शी इज वर्जिन और नॉट। तो बहुत सारी फीमेल्स ऐसी है कि वो रीवर्जिनेशन सर्जरी के लिए भी हमारे पास आती है। अच्छा, ये भी बहुत चला है अभी ये बहुत ट्रेंड में है, बहुत ट्रेंड में है। तो ज्यादातर लोग यहाँ इंडिया के वो करवा के जाते हैं। इसमें देयर आर मल्टीपल रीजन। वन ऑफ द थिंग इज उनको आइडेंटिटी का इशू होता है। हाँ,
तो वो भी एक होता है और बहुत अच्छे से उसको हाइमेनोप्लास्टी बोलते हैं हम, रेगुलरली हम करते हैं और उसमें बहुत अच्छे से एग्जैक्टली जो उसको चाहिए ऐसा उसको मिल जाता है. दीज आर द थिंग्स इन कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी. और अभी ये सारी चीजें बहुत ट्रेंड में भी है. हाँ. बहुत सारी लड़कियां या फिर विमेन है वो करवाते हैं. हाँ. और उसमें व्हाट वी डू इज वैलेंटाइंस डे स्पेशल ऑफर होती है, काइंड ऑफ की नो डाउन टाइम एंड देन यू कैन एंजॉय योर लाइफ, यू कैन गिव दिस थिंग एज अ गिफ्ट टू योर लाइफ पार्टनर. तो ये सब होता है. और जैसे फेस के ऊपर बोटॉक्स फिलर्स है, तो ऐसे ही कॉस्मेटिक गायनेक में इंटरनल एरियाज जो है उसके लिए भी ये सारी चीजें बोटॉक्स फिलर्स अवेलेबल है. और सेम वे मेल में भी, दो वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग दैट, बट या देयर आर सर्टेन मेल कि दे आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी एंड इसमें फिलर्स के अलावा एक PRP करके जो होता है उसका भी दे गेट द ट्रीटमेंट, उसको P शॉट बोलते हैं और वो ट्रीटमेंट करवाते हैं. राइट. एंड एक जैसे हम गायनेक में फीमेल को G शॉट करके देते हैं, ऐसे मेल में वो P शॉट भी करवाते हैं. तो दीज आर नाउ न्यू थिंग्स कमिंग अप व्हिच डजंट फॉल इनटू द इलनेस कैटेगरी. कि अच्छा ऐसा नहीं है कि अभी कोई बुखार है या कोई इलनेस या कोई प्रॉब्लम है इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं, बट ये स्पेसिफिकली ये थोड़ा वेलनेस के लिए, एस्थेटिक्स के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, बेटर एक्सपीरियंस के लिए, इसके लिए लोग हमारे पास में ये करवाने के लिए आते हैं. मेरे को लग रहा है बहुत ही इमर्जिंग करियर हो सकता है आने वाले समय में. बहुत सारे नए डॉक्टर्स जो आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एक बहुत बड़ी इमर्जिंग फील्ड है. या सो व्हेन वी स्टार्टेड वे बैक इन 2015, तभी वी हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर पेशेंट एजुकेशन. अच्छा ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ऐसे करके ऐसा भी होता है. हाँ. ऐसे. एंड आई टेल यू, अर्बन एजुकेटेड independent females, they are very much conscious about everything. Right. हाँ. तो they get all these things done. क्या बात है. हाँ. और उनको खुद को अच्छा फील करना है. हाँ. तो वो लोग तो रेगुलरली ये सारी चीजों के लिए जाते हैं. तो ये जो भी अभी हम जो बात कर रहे हैं IVF की, और जहाँ पर एक समाज का एक ऐसा कल्चर का प्रेशर वगैरह रहता है, और फीमेल्स हमको पता ही है कि उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है इससे कहीं पे भी नजरें चुराना या इससे हटना. लेकिन फीमेल्स के सामने मेल्स भी क्या इतने ही इमोशनली वल्नरेबल रहते हैं क्या इस मामले में? एक ही बार में होते हैं. अच्छा. अपनी वाइफ का जो हो रहा है ऐसा, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, not judging them or not speaking bad about them, पर मेल का ऐसा है कि they can accept it. रिलेटिवली वो उनका थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो होते ही है रिलेटिवली. और दूसरा इतना ज्यादा रोना उतना नहीं होता है. दे एक्सपीरियंस के या उनकी वाइफ तकलीफ में है या ऐसा, बट उनको इतना ज्यादा नहीं होता है कि अच्छा अभी जैसे सर पे हाथ गिर गया. एक ही बारी में होता है जब वो मेल को ऐसा है कि यार मैं सब कुछ सही हूँ, तब जाके उनका थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन ज्यादा होता है. और देयर आर फ्यू मेल्स के वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं. उनको ऐसा होता है कि उनकी वाइफ का जब भी ट्रीटमेंट हो रहा है या इंजेक्शन दे रहे हैं, हाँ, तो तभी साथ साथ में वो भी इतना इमोशनल फील करते हैं. या कई बार मैंने देखा है कि वो हस्बैंड हाथ पकड़ रहा है, उसके आंख में भी आंसू आ जाता है. बट ऐसे बहुत कम लोगों को मैंने देखा हुआ है. एक अटैचमेंट होता है एक लाइफ पार्टनर के साथ का. तो ऐसे फ्यू है कि जिनके फिर जब ये एग हार्वेस्टिंग करते हैं हम, तो तभी भी दे वुड लाइक टू कि हम अंदर आए, उसका हाथ पकड़ के खड़े रहे. ऐसे होता है. और यस, जब डिलीवरी होती है, C सेक्शन होता है, हाँ, तभी तो ये नॉर्मल डिलीवरी होती है, तभी तो खड़े रहते हैं कि हाँ साथ में रहना है. एंड इसमें भी एक चीज़ अच्छी मैंने ये देखी, मैंने दो तरीके बहुत सारे जनरेशन देखे, बट एक जनरेशन ऐसे है कि जो पुराने वाले थे, जो आज अभी 40 क्रॉस कर गए, उनमें ये चीज़ को ऐसे देखा जाता था कि ये कैसा हस्बैंड है, इतना ज़्यादा कोई थोड़ी ना करता है. हाँ. तो जो कल्चरल चीज़ें थी उससे हस्बैंड को जज किया जाता था. बट अभी के जो बच्चे हैं, जो अभी लेस देन 30-35 वाले हैं, हाँ, वो तो दे विल ऑलवेज दे विल बी टुगेदर, दे विल ऑलवेज बी अटैच्ड टू ईच अदर. देन इवन व्हेन they are when we get a positive result, right, हाँ, तो they will say we are pregnant. ऐसे. तो अभी के जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे भी है और दोनों एक दूसरे को लाइफ पार्टनर समझते हैं,
और लाइक ये ऐसा नहीं है कि हाँ हस्बैंड है तो बड़ा है या ऐसा कुछ। तो वो बच्चों में जो मिलेनियल ये बोलते हैं और yes, जेनजी, yes. हाँ वो लोग तो सब कुछ साथ साथ में करते हैं, सब कुछ। और लाइक वो वी आर प्रेग्नेंट ऐसे बोलेंगे, सब चीज में वाइफ के साथ में खड़े रहेंगे। हाँ तो वो भी है, इमोशनल अटैचमेट भी होता है। और मैं देखती हूँ कि लाइक फेक नहीं होता, सही से रियल होता है। तो आज के जनरेशन के कपल्स में जो वार्मथ है उसमें रियलिटी ज्यादा है। राइट। या पुराने जमाने में कमिटमेंट शायद ज्यादा होगा, आई डोंट नो। ऐसा नहीं कि वो लोग गलत है, पर अभी के जो बच्चे हैं एक्सप्रेसिव ज्यादा है, ऐसा कह सकते हैं। उनका यानी डिफरेंट ऐसा है। ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि फील नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाय नेचर मेल्स एक्सप्रेस नहीं करते। हाँ। और स्पेशली जब आप बता रहे हो कि जो 40 क्रॉस कर चुके हैं, हाँ। वो समय ऐसा था कि जब एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स टुवर्ड वाइफ और इन जनरल इन सोसाइटी वो थोड़ा सा वो ठीक नहीं माना जाता था। तो अपनी इमोशंस तो होगी लेकिन वो सप्रेस करते होंगे। शायद या और अब नया जमाना है, वो खुल के बात करते हैं। और अभी हाँ। जेनजी हैं और शायद अल्फा जो आ रही है जनरेशन, वो तो शायद और भी एक्सप्रेसिव होगी। आगे और ये सेम चीज हमारे काउंसलिंग सेंटर में भी जब कपल्स आते हैं काउंसलिंग्स के लिए, तो उस टाइम हमने भी देखा है कि ये जो जनरेशन है वो एक्सप्रेसिव है। पहले ऐसे नहीं थे कि अटैचमेंट नहीं था, अटैचमेंट भी था लेकिन वो एक्सप्रेसिव नहीं थे। वहां पे पुश ज्यादा करना पड़ता है अगर उनमें से एक्सप्रेशन निकालना है। आज हमें इतना पुश नहीं करना पड़ता, दे विल एक्सप्रेस एवरीथिंग वन बाय वन कि ये भी है, ये भी है, ये भी हुआ था, वो भी हुआ था। एंड वहां से हो सकता है कि जब एक्सप्रेसिव करते हैं ना तो वो रिजल्ट अच्छे से हम निकाल सकते हैं। और इसमें अभी के जनरेशन के बच्चे हैं, उन लोगों का क्या है, करियर थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारे पास में इतने यंग कपल्स आते हैं, ज़्यादातर जो टेक वाले होते हैं या जो अब्रॉड जाने वाले होते हैं, वो आते हैं बोलते हैं कि अभी एक काम करते हैं, हम एम्ब्रियो फ्रीज करके रखते हैं। हाँ, ये भी हुआ है। यस, व्हेन दे आर यंग, बोथ ऑफ देम दे वांट टू फोकस ऑन देयर करियर। यस, राइट। तो वो वाला कि नहीं हम बाद में करेंगे या ये मैडम हमको अभी फ्रीज करके दे दो, हम पहले हमारे करियर के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, फिर एक टाइम आएगा जब हम लोग दोनों रेडी है, तब आके हम प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। तो वो करने के लिए उनको मालूम है कि ये फ्रीज करना है, तो लाइक दे विल हैव टू गो थ्रू दिस होल ऑफ द आईवीएफ प्रोसेस एंड देन वी विल बी एबल टू गेट द एम्ब्रियो एंड फ्रीज देम, बट देन दे आर ओके विद दैट। तो ऐसा नहीं है कि लाइक बस अभी कल्चरली ऐसा है कि अभी बस बच्चा करना है कर दो, नहीं। एंड दे आर स्मार्ट कि अभी बच्चा नहीं करना है, बट बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग। तो अभी एग्स जो अभी यंग है, हेल्दी है, तब तक में हमारा हेल्दी बच्चा अभी बना के रख देते हैं, और फिर हम जब भी चाहेंगे तभी हम कंसीव कर लेंगे। तो इतना ओपननेस भी है। और गुड थिंग इज कि प्रोबेबली because of this internet and all this podcast and everything, right? Awareness. They are like so much so aware about all this science and technology. तो बहुत easy हो गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेल जो होते हैं ना, वो इनिशिएटिव लेते हैं कि मैं मेरी वाइफ को फोर्स नहीं करूँगा अभी प्रेगनेंसी के लिए, अभी पहले उसको भी कॉन्सेंट्रेट करने देते हैं उसकी पढ़ाई के ऊपर, उसके करियर के ऊपर। तो ऑन द कॉन्ट्ररी वी आर सीइंग कि वो लोग ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्टिव। हाँ, इवन सिंगल वुमेन्स भी अभी एम्ब्रियो फ्रीज करवाने की प्रोसेस में जा रही है, ऐसा मैंने बहुत सुना है। तो वो है उसमें एम्ब्रियो मतलब ऑलरेडी बना हुआ बच्चा। सॉरी। हाँ, तो जब सिंगल वुमेन होती है और उनको मालूम है कि मैं एक बार 35 क्रॉस कर लूंगी, फिर मेरा जेनेटिक मटेरियल खराब हो जाने वाला है और मुझे अभी पढ़ाई करनी है या अब्रॉड जाना है या मैं राइट मैच के लिए वेट कर रही हूँ, डेस्परेट नहीं है कि अभी कभी शादी कर लो। तो वो लोग क्या करते हैं, आते हैं, मैडम हमारे एग हमको फ्रीज करके दे दो, राइट, दिस इज सोशल एग फ्रीजिंग वी कॉल इट। तो वो लोग का हम एग फ्रीज करके रखते हैं, देन शी इज फ्री कि हाँ ठीक है, अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मुझे जब राइट लड़का मिलेगा ना तब मैं शादी करूंगी। तो वो भी है कि हाँ अच्छा, जो मिल गया उसे शादी नहीं कर ली, या फिर पढ़ाई के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या ग्रेजुएशन के लिए अब्रॉड गए, हाँ तो उनको फिर बाद में टेंशन नहीं है कि अच्छा ओके अब मेरी एज हो जाएगी तो मुझे सही बच्चा नहीं मिलेगा। तो वो भी है। हाँ, तो यंग गर्ल्स आर नाउअडेज वीमेन एम्पावरमेंट का टाइम है। राइट, यानी जितनी इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से लोग अपने आप को अपग्रेड भी करते हैं। और पहले समय ऐसा था, टेक्नोलॉजी नहीं थी और कल्चर का थोड़ा प्रेशर था, शादी हुई कि मैनेज कुछ करना नहीं है, जैसे नेचुरल प्रोसेस है, बच्चा होना 1 या 2 जो भी था वो चल जाता था। अब सारी चीजें मैनेज हो रही है,
और ये भी Plan, इतनी पूरा प्लान हो रहा है, पूरा plan हो रहा है। प्लानिंग हो रहा है कि भाई कौन से साल में हमको बच्चा चाहिए, अभी पहले करियर बनाना है, इधर घूमना है, उधर घूमना है, लाइफ को एंजॉय करना है, और फिर जाके कुछ ऐसे पूरी फैमिली प्लानिंग हो रही है। ये सारी चीजें वहां तक सीमित है जहां तक किसी की हेल्थ पे या आने वाले बच्चे की भी हेल्थ पे कोई असर नहीं होता है। तब तक तो ये पूरा वंडरफुल एक अच्छा सा साइंटिफिक प्रोसेस है जो आईवीएफ के माध्यम से आप लोग कर रहे हो। और जैसे जैसे हम सुनते जा रहे हैं सारी बातें, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है और समझ में आ रहा है कि अच्छा इतनी लेवल तक लोग प्लानिंग कर सकते हैं। right? कर रहे हैं, कर हाँ। रहे हैं, यस। मैम, जो भी इमर्जिंग डॉक्टर्स हैं जो अभी नेक्स्ट आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे आईवीएफ के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए? First is keep the knowledge updated, fully updated. Second, it is a science, right? तो साइंस को साइंस के तरीके से यूज करना है, right? No false promises, nothing, right? 100% authentic and ethical practice. Yes. Okay. Yeah, because हमारे पास में जब भी कपल्स आते हैं, they are so desperate. चाहे आप कुछ भी बोलो करने के लिए रेडी होते हैं, हाँ। तभी being ethical is something which is very important. Being scientific is very important. And fully like अपना latest knowledge अपने पास होना चाहिए, fully updated होने चाहिए। हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम हमारे हिसाब से चले या फिर कोई एक्सपेरिमेंटेशन या कोई ट्रायल एंड एरर करे। नो। Nice. The way you are expressing right now, तो आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, हमारे साथ बातें कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि आप तो डॉक्टर हैं, आपका जो कम्युनिकेशन है वो मोस्टली आपके पेशेंट्स के साथ या आपके स्टाफ के साथ होता होगा, लेकिन साथ में आप सेमिनार भी देते हैं, स्टेज पे जाके लोगों के सामने खड़े रह के बातें करते हैं, तो वो पब्लिक स्पीकिंग की जो स्किल है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है आपके लाइफ के अंदर? देखो, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो चलता है, नो वरीज। बट मेरा समहाउ ऐसे पहले से इंटरेस्ट रहा है कि कुछ हमें देना चाहिए, लोगों को देना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना है। तो अगर मुझे आईवीएफ की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए सेंसिटाइज करना है, तो स्कूल और कॉलेज के हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम करने हैं। अब ये मेरा पहले था कि करना ही है, तो उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन से शुरू करके हमें सिखाना होता है, राइट? तो फिर लाइक ऑलमोस्ट मैंने 500 जितने प्रोग्राम्स किए होंगे अभी तक डिफरेंट स्कूल और कॉलेज में, कि जब इन्फेक्शन ना हो जाए, ट्यूब ब्लॉक ना हो जाए और आईवीएफ डॉक्टर की जरूरत ना पड़े, उसके लिए मैंने सबको समझाया। तो उसके लिए मुझे वो एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस, वो नॉलेज, वो पब्लिक स्पीकिंग होनी चाहिए। तो वो है। दूसरा, मैं डॉक्टर्स को भी पढ़ा रही हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट को पढ़ा रही हूँ, एंड देन आई एम वन ऑफ द पर्सन हु क्रिएट्स द गाइडलाइंस, नेशनल गाइडलाइंस बनाते हैं, वाइट पेपर्स बनाते हैं। तो उसमें वी हैव टू बी लाइक, वी हैव टू बी श्योर दैट इतने लेवल ऑफ एविडेंसेस है, तब जाके हम ये चीज़ को वाइट पेपर में रखते हैं। हाँ, तो उसके लिए भी हमें वो कॉन्फिडेंस चाहिए और वो पब्लिक स्पीकिंग चाहिए, राइट? तभी जाके हम वो कर सकते हैं। तो कोई स्टेज पे जाके अगर मुझे किसी डॉक्टर्स गायनेक की कॉन्फ्रेंस है और मुझे उनको अगर बोलना है कि ये दीज आर द एविडेंसेस एंड दीज आर द डिफरेंट रिसर्च पेपर्स, तो ऑब्वियसली वो पब्लिक स्पीकिंग चाहिए। और जब हम पेशेंट के सामने बैठे हैं, हाँ, तभी भी इन अ वे इट इज नॉट वन टू वन, इट इज वन टू मेनी, लाइक यू नो द होल फैमिली इज देयर, और कन्विंस करना है उनको, लाइक उनको बताना है कि आपका ये डायग्नोसिस है और ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो उसमें हमारी जैसे बात हुई थी कि लाइक यू नो एम्पैथेटिक लिसनिंग एंड एम्पैथेटिक स्पीकिंग दोनों चाहिए, तो उसमें भी पब्लिक स्पीकिंग ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से तो हर एक डॉक्टर के लिए एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड स्पीकिंग से ज़्यादा भी लिसनिंग या एम्पैथेटिक लिसनिंग इज समथिंग विच इज़ मैंडेटरी। वैसे मैं पूछने से पहले थोड़ा सा ये भी सोच रहा था कि पूछूं कि नहीं, पर अभी ये अच्छी सी बात चली है तो लगता है कि पूछ ही डालूं कि पूछो। आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि आए दिन ऐसे हमने सुना भी है कि अगर किसी की कुंडली में ही संतान प्राप्ति का योग है ही नहीं, तो क्या आईवीएफ उसको संतान प्राप्ति में मदद कर सकता है? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन। पहले तो अगर लाइक यू नो साइंस ऐसे बोलता है कि अगर किसी के लाइक यू नो एवरीबडी कैन बी द, लाइक ऑल द फीमेल्स कैन बी द मदर, राइट? अ सिंगल लेडी कैन आल्सो बी द मदर।
तो सबका राइट तो है, हाँ, yes. उनको जो चाहिए मिले उसके लिए. नाउ रिगार्डिंग द कुंडली, I really don't know. It must be a good science. Yes. आप Okay. like you know ऐसे अपने पुराणों से पुराणों से चला रहा है. तो it must be there definitely. But जितना साइंस में like I have a first hand experience of science, उतना मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है. बराबर. तो मेरे लिए वो है कि नहीं, सही है कि नहीं, वो बोलना डिफिकल्ट है. Right. अब अगर कोई क्वेश्चन करता है कि अच्छा इसकी कुंडली में योग है ही नहीं, तो पहले क्वेश्चन ये आता है कि इज दैट पर्सन रियली साइंटिफिक इनफ टू से दिस Okay, कि yes. योग है कि नहीं. Right. हाउ डू वी नो, Right. राइट? तो आप लोग ही, वैसे तो हमने आपके सेमिनार जो अटेंड किए कि क्या लाइक यू नो हाथ की रेखाएं जिन लाइक वो यानी कर्म से बनती है. और अचीव तो वो भी करते हैं जिनके हाथ नहीं Got होते, it. समथिंग लाइक दैट, राइट? Got it. तो ऐसे शायद कुंडली में लिखा अगर होगा तो भी मुझे लगता है कि कुंडली में साथ में ये भी लिखा हुआ होगा कि अच्छा इतना आप ट्रीटमेंट करवा लोगे तो हो जाएगा. तो हो हो जाएगा शायद. सही है, सही है. वेरी गुड. यस, हम अभी खेलेंगे एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड. अब रैपिड फायर में जैसे आप जानते हो कि हमारे सवाल होंगे और आपके सटीक जवाब रहेंगे. और चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले सवाल है, आईवीएफ के सफर में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है? सटीक जवाब में तो एक या दो ही बोलूंगी. एक चैलेंज ऐसी थी कि जिसमें हमें जो स्पर्म्स है वो कपल में हस्बैंड के यूरिन की ब्लैडर में से निकाल के हमें सिर्फ 4 स्पर्म मिले थे. और उसमें से हमें आईवीएफ किया करके बाद में रिजल्ट भी मिला. और वो जो अभी जो चाइल्ड है एब्सोल्युटली नॉर्मल है, वो अभी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है. वाह. हाँ, तो वो एक चैलेंज, मतलब बहुत ही बढ़िया 17 years ago. 17 साल पहले. उतना. तो दैट वाज समथिंग रियली एक्साइटिंग. वो मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा. वाह, वेरी गुड. अच्छा, एक बुक जो आप सजेस्ट करना चाहो किसी भी विमेन को जिसको पढ़नी चाहिए अपनी हेल्थ के बारे में या अपने प्रोग्रेस के बारे में? हमारी जो बात हुई इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो हार्वर्ड का एक इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0 वो एक जो बुक है, मुझे लगता है सारी फीमेल को वो पढ़नी चाहिए. साथ साथ में वो लुई है की जो बुक है हील योर लाइफ, यू कैन हील योर लाइफ, राइट? तो क्या होगा, हमको मालूम पड़ेगा कि ये अननेसेसरी इमोशंस को लाइक यू नो पाल के अननेसेसरी वो क्रोनिक डिजीजेस, ऑल साइकोसोमेटिक डिजीज हो रहे, अच्छे से जीना है. तो ये थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाना है. बहुत बढ़िया. आईवीएफ में एज की कोई लिमिट होती है क्या? वैसे देखो तो पहले तो 50 के ऊपर वाले भी बच्चे कर रहे थे, बट जो 2 साल पहले अपनी गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया किया, ART लॉ आया है, तो जिसमें 50 की लिमिट हो गई कि फीमेल की 50 की एज के ऊपर वो उसको आईवीएफ नहीं करना चाहिए. तो ये तो गवर्नमेंट लिमिट हो गई, लेकिन मेडिकल लिमिट है कोई? वैसे देखो ना, तो अगर फीमेल हेल्दी है, यूट्रस हेल्दी है, हाँ, तो वो बिल्कुल हेल्दी है, कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है. थोड़ा सा भी तो लाइक यू नो प्रेगनेंसी इज नॉट अ सिंपल थिंग, पर अगर बिल्कुल हेल्दी है तो 50 के बाद में भी वो कर सकती है कहीं और जाके, ऑब्वियसली. अच्छा, इनफर्टिलिटी जो है वो आज अगर देखो तो लोगों में जहाँ जहाँ पे भी उनको ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो इनफर्टिलिटी इश्यूज में सोशल मीडिया, लाइफस्टाइल, इन सब का क्या रोल रह सकता है? लाइफस्टाइल का नेगेटिव रोल है, राइट? क्योंकि जितना हम लोग एडवांस होते जाते हैं, कंफर्ट बढ़ता जाता है, नई नई चीज़ें लाइक यू नो आती जाती है, तो उतना सेल के ऊपर डैमेज बढ़ता जाता है. बाकी सारे सेलों में इतनी मालूम नहीं पड़ती, पर जो गैमेट्स होते हैं, एग्स और स्पर्म्स, वो फास्ट मूविंग सेल्स है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खराब असर होता है. तो लाइफस्टाइल का नेगेटिव इम्पैक्ट है, राइट, बहुत ज़्यादा. फ्रोजन फूड, प्रिजर्वेटिव, पेस्टिसाइड्स, माइक्रोप्लास्टिक्स, the X-rays, the radars, even for that matter, the 5G towers के नज़दीक में जो रहते हैं, तो वो सारे radiations, the smokes, the smoking, alcohol, the environmental factors, everything together reduces fertility like anything. मेल और फीमेल दोनों का फर्टिलिटी पोटेंशियल ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है. साथ साथ में वो लाइक यू नो सेडेंटरी लाइफ हैबिट्स,
फिजिकल एक्सरसाइजेस कम हो गई है, इवन अपना सब्जी लेने के लिए भी हम नहीं जा रहे हैं। यस यस, व्हीकल लेके जा रहे हैं। हाँ, वो सारी चीजें एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो ब्लिंकिट एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो वो सारी चीजें एंड देन यू नो फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा मैदा कंजप्शन, बहुत ज़्यादा शुगर कंजप्शन, प्लस करियर ओरिएंटेड होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, सर्वाइवल की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, देन रेस्टलेसनेस, रात का जागना, देर से जागना, सुबह देर से उठना, सनलाइट एक्सपोजर कम होना, बहुत ज़्यादा सिर्फ एसी में रहना, ये सारी चीज़ों का इट इज़ मल्टीफैक्टोरियल। तो लाइफस्टाइल का तो नेगेटिव रोल है ही है। शायद लॉन्गेविटी बढ़ी है बट यस फर्टिलिटी कम हो रही है। वन ऑफ द रिसर्च पेपर सेज दैट बाय 2045, आज से थोड़े साल बाद, 20 साल के बाद में शायद नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी नहीं, सबको आईवीएफ की जरूरत पड़ेगी, इतना ज़्यादा फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है। या सो दैट इज देयर। नाउ सोशल मीडिया का क्या रोल है? वैसे देखो तो अच्छा रोल है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया लोगों का एजुकेशन बढ़ा है, राइट, इन्फॉर्मेशन बढ़ी है, तो उनको मालूम है कि अच्छा ये हो रहा है, हाँ तो मुझे पहले ही डॉक्टर को मिल लेना चाहिए, तो ये हो गए। हाँ, अब सोशल मीडिया का स्क्रॉल अगर बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो फोकस का इश्यू हो रहा है, पर साथ साथ में अगर जैसे आज का आपका पॉडकास्ट किसी ने सुन लिया तो उनको लगेगा कि अच्छा मेरा हार्मोनल इशू है, पीसीओडी है, फैमिली में डायबिटीज है, मेरी ओबेसिटी है, और हार्मोन का, हाँ वो डॉक्टर बोल रहे थे हार्मोन के चेंजेस है तो वो पहले जाके डॉक्टर को दिखाएंगे। हाँ, तो वो अवेयरनेस बढ़ेगी तो उसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो ये वैसे देखो तो बहुत ज्यादा, लेकिन वो कई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते हैं उतना ज्यादा, तो उनको लाइक हेल्थ के रिलेटेड तो सोशल मीडिया से मिल जाता है। सही जगह पे जाना जरूरी है, कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन सोर्स करते हैं वो जरूरी है, और एआई की वजह से अभी तो वो भी थोड़ा इजी हो गया है, राइट। तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया का उस तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट है क्योंकि लोग जल्दी से ट्रीटमेंट के लिए एटलीस्ट अवेयर हो जाते हैं और प्रिवेंटिव में पहले जाते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम आने वाले थे वो थोड़े से पहले से पता चल जाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे टिप्स आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे, स्पेशली फीमेल्स, कि अगर वो फर्टिलिटी में यानी अच्छी करना चाहती हैं तो क्या उनको करना चाहिए? अवेयरनेस फर्स्ट, लाइफस्टाइल का जैसे हमने बताया उसके लिए लाइक यू नो दे शुड बी लाइक यू नो चेकलिस्ट करना चाहिए कि अच्छा मैं ये कर रही हूँ तो मुझे इतना ध्यान रखना है। देन जो वाइट चीज़ें जो है शुगर, सॉल्ट एंड मैदा, उसको कम लेना चाहिए। सारे हार्मोन्स को नॉर्मल रखना चाहिए। हाइजीनिक प्रैक्टिसेस रखनी चाहिए, दे शुड नॉट बी कैचिंग द इन्फेक्शन, तो वो ध्यान रखना चाहिए। पीएच का ध्यान रखना चाहिए। जो फूड ले रहे हैं तो वो सारा फूड से गट बैक्टीरिया का जो डिसबायोसिस होता है उसकी वजह से सारे हार्मोन की डिस्टर्बेंस होती है। तो कुल मिला के सारे लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं। अच्छी स्लीप, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा एक्सरसाइजेस, योगा फॉर दैट मैटर हेल्प्स, सनलाइट एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें। तो ये इन अ पैकेज देखो तो ये सारा नॉट ओनली फॉर फर्टिलिटी बट फॉर लाइक इवन ऑल like you know absolutely disease free life after the age of 50 also, all these things when they know, like you know right from their like 12 13 14 years, if they start practicing then they would not suffer from any of the issues later on. Particularly PCOD is something, obesity is something, तो absolutely preventable है। उनके PCOD हो गया बट consequences नहीं चाहिए, हाँ तो then they following this lifestyle and they'll be happy and healthy. And थोड़ा micronutrition, twice in a week, thoda multi micronutrient in any way, either in the form of diet or in the form of some nutraceutical supplement. I think if they follow, तो then it is good thing. Right. तो फीमेल्स के लिए तो बहुत सारी लिस्ट आ गई, कुछ मेल्स के लिए भी होगा क्या कि उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? मेल्स के लिए एक तो जो थोड़ा स्मोकिंग का जो होता है ज़्यादातर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत है। तो सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी स्मोकिंग, बीड़ी इन दैट मैटर इज ऑल्सो लाइक नाउ इट इज वेरी पॉपुलर इन यंगस्टर्स, या एंड देन इट इज वेरी बैड, एंड देन अदर लाइक यू नो वीड एंड एवरीथिंग। वेपिंग का भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट है, हाँ तो है। तो एक्टिव एंड पैसिव दोनों स्मोकिंग का इफेक्ट है। देन अल्कोहल का भी है इफेक्ट, सोशल अल्कोहल नो वरीज, बट देन यू नो व्हेन दे कंज्यूम इन एक्सेस एंड फ्रिक्वेंटली, यस इट हैज अ डेफिनेट इम्पैक्ट। तो वो एक है। हेल्दी लाइफस्टाइल का तो रोल है ही है, ओबेसिटी का भी डेफिनेट रोल है, रिकरेंट इन्फेक्शन का डेफिनेट रोल है। और पर्टिकुलरली जो टेक वाले हैं तो उनको क्या है लाइक अगर गोद में लैपटॉप रख रहे हैं या नीचे के पॉकेट में वो अगर मोबाइल रखते हैं तो उसके रेडिएशन का और उसकी जो हीट होती है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अच्छा, हाँ, तो ये सारी चीज़ों का जेनेटिक मटेरियल के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो जाए उसके लिए उनको ध्यान रखना है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, अगेन हेल्दी लाइफस्टाइल, या तो दैट इज इम्पोर्टेंट।
बहुत बढ़िया। और आज वैसे भी आपने बहुत ही बारीक तरीके से माइन्यूट चीज़ों को कैसे ध्यान में रख के किसी भी फीमेल को या किसी भी मेल को अपने फर्टिलिटी ऑर्गन्स को बढ़िया बनाना है और आने वाले समय में एक अच्छा तंदुरुस्त बेटा या बेटी चाहिए तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में बहुत अच्छे से आपने सारी इन्फॉर्मेशन बताई। और हम आशा रखते हैं कि हमारे व्यूअर्स को वो बहुत ही इफेक्टिव लगी होगी, बहुत मज़ा आया होगा। और एक साइंस जो है वो कितनी तरक्की कर चुका है और किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को आने वाले समय में जो उनके गोद में एक अच्छा बच्चा हो, ऐसी जो आशाएं जो उनकी है उसको कैसे पूरी की जा सकती है, वो आज साइंस बहुत बखूबी अपना रोल निभा रहा है। और आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, जितने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जितने कमिटमेंट से आज आप और आपकी इंस्टीट्यूशन, आपका फाउंडेशन जो काम कर रहा है, काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने बहुत अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। इनर वाइब्स की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि उम्मीद है कि आपको भी आज का हमारा इनर वाइब्स का ये एपिसोड बहुत ही पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। कुछ अगर आपके सवाल हैं जो आप मैम को पूछना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट में डाल दीजिएगा, हम उनको ज़रूर पूछेंगे। लगेगा तो एक और एपिसोड फिर से बनाएंगे और आपके सेवा में फिर से मैडम को रिक्वेस्ट करेंगे कि और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।